हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। साइंस में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का अभी हमारा जो चैप्टर है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं। काफी आगे तक जो है चैप्टर में हम पहुंच चुके हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेंगे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है और आगे का जो नया टॉपिक है उसे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। मैटर, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स दो हम बोलते हैं। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं, जैसे कोई तत्व है, कोई कंपाउंड है, जैसे H2O है, CO2 है, तो ये एक कंपाउंड है। ठीक। अच्छा बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एलॉयज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था जैसे पीतल है, ठीक है, कांसा है, ये हमारे क्या होते हैं? अलॉयज होते हैं। ठीक, अलॉय होते हैं यानी कि मिश्र धातु होती है। तो ये जो अलॉय हैं, तो क्या ये कंपाउंड हो सकते हैं? जैसे अलॉय है, जैसे एक अलॉय हमारे पास था जो जिंक और कॉपर से मिलके बना हुआ था। अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर भी तो क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है ना? वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, तो वाटर तो हमारा क्या है? कंपाउंड है। लेकिन जब हम अपने एलॉय की बात करते हैं, मिश्र धातु की बात करते हैं, जो दो अलग अलग धातुओं से मिलकर के बना है, तो ये हमारा कंपाउंड बच्चों नहीं होता। ठीक, ये क्या है? ये कोई शुद्ध तो है नहीं, ये है क्या हमारा? ये हमारा मिक्सचर होता है। तो जितने भी हमारे एलॉयज होते हैं वो सारे क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं, तो वो कंपाउंड नहीं होते। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी भी प्रकार की कोई मिश्र धातु दी है या एलॉय का कोई एग्जाम्पल दिया है बच्चों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, चलिए अगला हमारा व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? मिश्रण क्या है? उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये हमने अच्छे से देख लिया था। क्या प्रकार है मिश्रण के, ये भी हमने अच्छे से देख लिया था। अब प्रकार में होमोजेनियस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, ये हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। चलिए, तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं ये भी हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। साथ ही मेटल्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस, हमने कहा था कि प्योर सब्सटेंसेस में जो एलिमेंट्स हैं, प्योर सब्सटेंसेस दो तरह के होते हैं, यानी कि जो शुद्ध पदार्थ हैं वो दो प्रकार के हैं, एक हमारे तत्व, एक हमारे यौगिक। अब जो तत्व हैं वो तीन प्रकार में आगे डिवाइडेड हैं, ये हम कह रहे हैं कि क्लासिफाई हो रखे हैं आगे तीन पार्ट्स में। जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? एक होते हैं हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, जो कि हमें पीरियोडिक टेबल में भी देखने को मिलता है। तो वो सारे ही क्या है? एलिमेंट्स हैं। सिंपल। चलिए, तो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हम मिक्सचर के बारे में बात कर रहे थे कि मिक्सचर क्या होता है। अब हमने कहा कि एलॉय है, ये भी एक प्रकार का क्या है? मिक्सचर ही है। ठीक, सिंपल। चलिए, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें कोई एलॉय दी है, जैसे हमें कहा गया है कि ब्रास है या ब्रॉन्ज है, तो ये क्या एक कंपाउंड है या ये मिक्सचर है? तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है बच्चों, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है ये मिक्सचर है या क्या है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा मिक्सचर ही कैसा मिक्सचर है? दो मेटल्स आपस में अच्छे तरीके से मिले हुए हैं, घुले हुए हैं। ठीक, तो ये हमारे कैसे मिक्सचर है? होमोजेनियस मिक्सचर्स हैं। ठीक, एलॉय, जितने भी हमारे एलॉयज हैं वो क्या है? हमारे सारे होमोजेनियस मिक्सचर्स है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो एग्जाम्पल हमने देख लिया, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है। अगला, तो एलॉय के बारे में हमने काफी चीजें पढ़ी, अच्छे से समझा। अब बात करते हैं विलयन की। अब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि एक जो सॉल्यूशन है वो किससे बना है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बना है, यानी कि विलय और विलायक से मिलकर के बना है। अगर हम कह रहे हैं कोई सॉल्यूशन है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं सॉल्यूशन को? तो क्या हम किसी सॉल्यूशन को ऐसा लिख सकते हैं? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि विलयन क्या है? विलय धन विलायक। अब ये बच्चों, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि विलय क्या है और विलायक क्या है।
विलेय वो होता है जो हमेशा स्मॉल कंसंट्रेशन जिसकी होती है, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होता है। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक मिश्रण है जिसमें 5 ग्राम क्या है, नमक है, और 100 ग्राम क्या है, जल है। तो अगर हम क्वांटिटी के हिसाब से बात करें तो नमक क्या है, हमारा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, यानी कि नमक हमारा क्या है, सॉल्यूट है, यानी कि विलेय है। ठीक, सिंपल। और 100 ग्राम क्या है, जल हमारा क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में है। ठीक, तो जो हमारा जल है वो क्या होगा, विलायक होगा, यानी कि सॉल्वेंट होगा। सिंपल सी बात है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, कि जो हमारा सॉल्यूट होता है, विलय जो होता है वो क्या होता है, जो घुलता है। ठीक है, जो घुलता है, डिसॉल्व होता है। दूसरी चीज विलायक वो होता है जो अपने अंदर विलय को घोलता है। ठीक है, तो विलय घुलने वाली चीज है और विलायक उसे घोलता है अपने अंदर। तो विलय हमारा सॉल्यूट और विलय सॉल्वेंट इसीलिए है। ठीक, चलो इसको आगे हम और डिस्कस करेंगे बच्चों। तो अगर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर आपको विलय दिया हुआ है और विलयन दिया हुआ है, तो क्या आप विलायक की मात्रा निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, और अगर आपको विलायक की मात्रा निकालनी है और आपको विलय और विलयन की मात्रा दी गई है, तो क्या आप विलायक निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। अगर तीनों कंपोनेंट्स में से, ये जो तीन है हमारे, तीनों में से कोई दो कंपोनेंट अगर हमें गिवन है तो हम तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, सिंपल। अब ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पे कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं जो हम आगे करेंगे, तो आपको ये समझ जाना है। ठीक, चलो अब आगे, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, यानी कि दूसरे किसी भी घटक जो है उसको घोलता है, तो उसे क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है, यानी कि सॉल्वेंट बच्चों उसे कहा जाता है। अगला, विलयन का वह घटक जो किसी विलायक में घुला हुआ होता है, जो किसी विलायक में घुला हुआ होता है, ठीक, उसे क्या कहा जाता है, विलय कहा जाता है, यानी कि सॉल्यूट कहा जाता है। तो सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा मात्रा में होगा क्योंकि इसने तो अपने अंदर विलय को घोलना है। ठीक, और जो सॉल्यूट है वो हमेशा कम मात्रा में होगा क्योंकि इसने किसी सॉल्वेंट के अंदर जाकर के घुलना है, और ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट ने क्या बनाना है, एक सॉल्यूशन बनाना है। ठीक, उसमें से भी बच्चों हमने ये चीज भी पढ़ ली कि अगर आपको सॉल्यूशन और सॉल्यूट दिया है तो आप सॉल्वेंट आसानी से निकाल सकते हैं, या अगर आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दिया है तो आप सॉल्यूट आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको कहा जाए बच्चों कि 10 ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है और बना रहा है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, अगर हमें कहा जा रहा है कि 10 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन बना रहा है, तो क्या आप सॉल्वेंट की मात्रा निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे, 100 माइनस 10 करेंगे, आ जाएगा हमारा 90। तो यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो कितना आ गया, 90 ग्राम। ये हमारा सॉल्यूट था गिवन। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत बार, कि हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन मिले आपको कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कि आपको सॉल्यूट की कंसंट्रेशन निकालनी कि सॉल्यूट कितना है, और सॉल्वेंट आपको गिवन है, सॉल्यूशन आपको गिवन है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। सिंपल सी बात थी, कुछ था नहीं यहाँ पर इम्पोर्टेंट, बाकी तो हम पढ़ चुके हैं इसे। अब ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन को ही हम क्या कह रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है, अब हम किसी ऐसे तो किसी सॉल्यूशन को सॉल्यूशन नहीं कहते। सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है बच्चों। ठीक है, अगर हम कहें कि दो बीकर हमारे पास है, ठीक है, तो एक में हमने डाला नमक के साथ जल, और एक में हमने डाला रेत के साथ जल, तो क्या ये दोनों सॉल्यूशन है क्या, अगर हमने एक में नमक और जल डाला है और एक में रेत और जल डाला है, तो क्या ये दोनों विलयन है, क्या ये दोनों सॉल्यूशन है, क्या आप इसे बता सकते हैं कि दोनों क्या सॉल्यूशन होंगे। नहीं बच्चों, ये जो नमक और जल वाला है ये तो हमारा सॉल्यूशन है क्योंकि ये तो आपस में घुल जाएंगे, और सॉल्यूशन तो होता ही है एक होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक,
लेकिन ये रेत और जल जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, वो क्या है हमारा, वो हमारा मिक्सचर है। और कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। ठीक, क्योंकि ये आपस में नहीं घुल रहा है तो सिंपल सी बात है हेट्रोजीनस मिक्सचर ही होगा, सॉल्यूशन इसे नहीं कहा जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि ये एक सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही क्या है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही क्या है कि सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि चीनी और जल का, तो वो भी क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है, यानी कि वो एक सॉल्यूशन है। ठीक, सिंपल सी बात है। चलो, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन है तो वो क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, चलो। अब सॉल्यूशन की कुछ और चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। अब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, दो मेन अवयव होते हैं, और वो दो कंपोनेंट क्या होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक, एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कम मात्रा में है और जिसको हमें घोलना है, और सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में है, जो सॉल्यूट को अपने अंदर घोल करके सॉल्यूशन बनाता है। सिंपल। चलो, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा टाइप के बारे में पढ़ना है सॉल्यूशन के। अब टाइप के बारे में यानी कि अब अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, सिंपल सॉल्यूशन। हम कह रहे थे नमक को पानी में डाला सॉल्यूशन बन गया ठीक। लेकिन अब हमें इसको पूरा पर्टिकुलर डिफाइन करना है। कैसे, अब हम कह रहे हैं कि जो नमक और जल का सॉल्यूशन है, यहाँ पर जल की मात्रा ज्यादा है और नमक की मात्रा कम है, यानी कि नमक क्या है, सॉल्यूट है, और जल क्या है, ज्यादा है। तो इस तरीके का कोई अगर मिश्रण है, या सॉरी, इस तरीके अगर कोई विलयन है, सॉल्यूशन है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्या कहा जा रहा है, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड किसमें, लिक्विड में, ऐसा एक ये सॉल्यूशन है। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। अब आयोडीन को अल्कोहल में डाला जाता है, जिसको हम टिंचर ऑफ आयोडीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप अपनी बुक में आप हाईलाइट कर सकते हैं या कॉपी में आप लिख सकते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन हैज द सॉल्यूट इन अल्कोहल एज द सॉल्वेंट, जहां पर आयोडीन जो है एक सॉल्यूट की तरह एक्ट करता है और अल्कोहल जो है एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करती है। अगला है एरेटेड ड्रिंक्स। जो भी एरेटेड ड्रिंक्स होती है, जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स, कोक, पेप्सी, हम ये सब पीते हैं, ये एरेटेड ड्रिंक्स होती है। इनमें क्या होता है बच्चों, ये भी क्या है, एक प्रकार का सॉल्यूशन ही है। अब सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि जो पेप्सी की बॉटल है वो लिक्विड है, उसके अंदर क्या डाली गई है, गैस डाली गई है। ठीक है, गैस डाली गई है, जिससे जब हम बोतल का ढक्कन खोलते हैं फिर क्या आवाज आती है ना, तो वो गैस ही निकलती है बाहर। ठीक, हम कहते हैं ना कि पीते हैं तो डकार आता है, क्यों आता है, गैस होती है उसमें। तो इसको हम कैसे क्या कहते हैं, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक, जो एरेटेड ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उन्हें क्या कहा जाएगा, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब एयर की बात करते हैं, एयर। अब एयर भी तो क्या है, एक मिक्सचर है, लेकिन कैसा मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन है। कैसा, होमोजेनस मिक्सचर। ठीक, एयर भी क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर ही है। अब एयर क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है, तो कैसा मिक्सचर है, गैस इन गैस, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, बहुत सारी गैसेस का वो एक मिश्रण है। ठीक, तो ये कैसा है, गैस इन गैस। तीन चीजें हमने पढ़ी, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड और गैस इन गैस। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग प्रकार के मिक्सचर्स हैं, या हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस हैं। अब ये आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं, समझ लेना है, और ये पॉइंट्स के साथ आपको नोट करना है। चलिए, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बच्चों बढ़ते हैं। चलो, अब आगे बढ़ा जाए। अब आगे हमारे जो सॉल्यूशन है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है बच्चों। एक तो हमारा जो नॉर्मल सॉल्यूशन है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक। अब सॉल्यूशन भी हमारे पास दो और टाइप के होते हैं, एक कोलॉइडल और एक सस्पेंशन। अब कोलॉइडल और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है, एक तो हमने ये जो सिंपल अभी हमने सॉल्यूशन पढ़ा, ठीक। अब सस्पेंशन क्या होगा, जैसे हम कह रहे हैं कि रेत को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो क्या बनाता है, एक सस्पेंशन बनाता है। ठीक, क्योंकि रेत के जो पार्टिकल्स हैं वो साइज में बड़े हैं। ठीक, और अगर हम कहते हैं कि मिल्क को अगर हम किसी पानी में डालते हैं
तो मिल्क के पार्टिकल्स पानी में हमें दिखते हैं। वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा व्हाइट हो जाता है जब हम थोड़ी सी क्वांटिटी में मिल्क लेकर के उसको पानी में डालते हैं। तो उस तरीके का कोई मिश्रण होता है तो उसको हम कोलॉइडल कहते हैं। ठीक, अब वो क्या होते हैं उन्हें हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 mm। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर डायमीटर की बात हो रही है उनकी। ठीक है, 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर तो क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल्स। तो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज, इसीलिए इनको जो है नग्न आंखों से नहीं देखा जाता। ठीक, सिंपल। अगला, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अब जो ये पार्टिकल्स होते हैं इतने छोटे होते हैं साइज में, ये लाइट को क्या नहीं करते, स्कैटर नहीं करते। ठीक है, यानी कि लाइट को स्कैटर नहीं करते। भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट आगे पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। आगे चैप्टर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम पढ़ेंगे। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। अब जब ये लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पा रही तो यहाँ पर जो है लाइट का जो पाथ है वो हमें विजिबल नहीं होगा। ठीक है, सॉल्यूशन में। अगला, द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब जैसे जब हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कैसे करते हैं हम, चलो पहले एक बार फिल्ट्रेशन की प्रोसेस समझते हैं, फिर हम ये जानेंगे कि ये जो मिक्सचर है वो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस क्यों नहीं करता। अब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कैसे की जाती है कि कोई हमने फिल्टर पेपर ले लिया, इस तरीके से फनल ले लिया, फनल के अंदर फिल्टर पेपर ले लिया। ठीक, इस तरीके से नीचे हमारा बीकर है, ऊपर हमने इसमें क्या डाल दिया, ये सॉल्यूशन डाल दिया, नमक और जल वाला सॉल्यूशन जो कि आपस में घुला हुआ है। हम क्या देखिए, पूरा नमक जल साथ में आ जाएगा, फिल्ट्रेट ऊपर कुछ बचेगा ही नहीं। जब हम चाय को बच्चों घर में छानते हैं, ठीक है, चाय बनाते हैं, चाय छानते हैं, तो चाय तो नीचे आ जाती है, उसको क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक, अब जो चाय की पत्ती है वो छन्नी में बच जाती है, वो क्या है, रेजिड्यू। यानी कि क्या यहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है, हाँ यहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है, पत्ती अलग हो रही है, चाय नीचे छन करके आ रही है। लेकिन उसी छन्नी से क्या हम ये नमक पानी वाला सॉल्यूशन जो नमक और पानी से मिला करके हमने ये जो विलयन तैयार किया है, क्या हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, उसी छन्नी से डालेंगे तो सारा पानी नीचे आ जाएगा नमक के साथ। नमक क्या है, उसके अंदर घुला हुआ है पूरा, है ना। कैसे घुला हुआ है, क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, ये वाटर है, इसके मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो जब हम नमक डालते हैं और उसको स्टिर करते हैं, हिलाते हैं, ठीक है, उसको इसके साथ घोलने की कोशिश करते हैं, तो जो नमक के पार्टिकल्स हैं वो इसके बीच में जो स्पेस है वो क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे कि नमक डालते ही क्यों नहीं घुलता, जब हम उसको स्टिर करते हैं तभी क्यों घुलता है ना। अगर हम कहें कि दो दोस्त हैं वो आपस में चिपक करके खड़े हो रखे हैं, ठीक, अब कोई तीसरा दोस्त के इनके बीच में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दे दी जाए, है ना, अब ये जो जब दोनों हिलेंगे तो हिलने के बाद हो सकता है यहाँ पर एक स्पेस बन जाता है, तो तीसरा दोस्त भी आकर के खड़ा हो जाता है, ठीक, इनके बीच में। तो वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल जब हम स्टिर करते हैं तो उनके बीच में जो ये सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो चले जाते हैं और वो उसमें क्या हो जाते हैं, अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं और एक सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो इस सॉल्यूशन को हम फिल्टर नहीं कर सकते। ठीक, तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस द्वारा हम इस सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात थी। The solid particles do not settle down when left undisturbed, that is the solution is stable. The particles do not settle down when left undisturbed. तब सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर हमने नमक और जल का सॉल्यूशन लिया है तो हमने उसको स्टिर किया, ठीक है, घुमाया, जिस वजह से क्या हो गया, वो नमक जो है पानी में घुल गया, सिंपल। अब हमने अगर उसको थोड़ी देर छोड़ दिया अनडिस्टर्ब, हमने उसको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं किया, तो क्या नमक नमक नीचे दिखेगा और पानी ऊपर दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, वो तो घुला हुआ है तो घुला हुआ रहेगा। ठीक, घुला हुआ है तो घुला हुआ ही रहेगा। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन है उसे क्या कहा जाएगा, स्टेबल सॉल्यूशन कहा जाएगा बच्चों। कैसा सॉल्यूशन है, स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है, कैसा है, स्टेबल है। ठीक, चलिए, important solvent the component of the solution that dissolve the other in it present in larger amount.
सिंपल सी बात जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि सॉल्वेंट जो है लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट आप सब जानते हैं जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर करके सॉल्यूशन बनाता है, वो लार्जर अमाउंट में होता है। और सॉल्यूट की अगर हम बात करते हैं, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है, सॉल्वेंट में जाकर के घुल जाती है, वो क्या होता है, प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, तो वो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो इसे सॉल्वेंट कहा जाता है, इसे सॉल्यूट कहा जाता है। अब सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर ही बनता है, सिंपल सी बात है। तो इसमें हमने पढ़ लिया कि इसका जो पार्टिकल का साइज है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। जब छोटे होने की वजह से आपस में क्या हो जाते हैं, ये घुल जाते हैं। ठीक, अब जैसे हमने क्या किया, नमक का एक आपने देखा होगा कि पत्थर की तरह नमक आता है, इतने बड़े बड़े टुकड़ों में आता है। तो इसको अगर हम पानी में डालते हैं, ठीक है, इस बड़े टुकड़े को नमक के, तो क्या ये एकदम से डिसॉल्व हो जाता है, जबकि सॉल्ट तो पानी में डिसॉल्व होना चाहिए, लेकिन हम उसको स्टिर करते रहते हैं, स्टिर करते रहते हैं, लेकिन वो डिसॉल्व इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि साइज क्या है, बड़ा है। तो अगर हम उसे तोड़ के उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको मतलब उसको पाउडर फॉर्म में ले आते हैं, तो वो आसानी से क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है बच्चों। ठीक, तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है, वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, इसीलिए लाइट का पाथ जो है वो विजिबल नहीं होता। तीसरी चीज, जहां पर ये जो प्रोसेस, फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, इसके द्वारा हम इनके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। ये सॉल्यूशन है, इसके जो मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स है उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है। और दूसरी चीज, अगर इस सॉल्यूशन को कुछ देर रख दिया जाए और अनडिस्टर्ब्ड रख दिया जाए, यानी कि उस पर कोई डिस्टर्बेंस हम नहीं करेंगे, कोई भी छेड़छाड़ हम उस पर नहीं करेंगे, तो वो भी अगर तभी भी अगर उसके पार्टिकल्स उसमें घुले मिले हैं, तो वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन कहलाया जाएगा, स्टेबल सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। बाकी दो पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़े कि जो लार्ज मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में प्रेजेंट है वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में प्रेजेंट है वो क्या होता है, हमारा सॉल्यूट। सिंपल, आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब आगे वही जो हमने अभी पढ़ा वो हिंदी में है। विलयन एक सामांगी मिश्रण है, यानी कि होमोजेनस मिक्सचर है। तो इसके कण का जो व्यास है वो 1 होता है। छोटे होते इसलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते, यानी कि नग्न आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते। तो छोटे होने के कारण ये लाइट को क्या नहीं करते, स्कैटर नहीं करते। तो वही यहाँ पर लिखा है, आकार के कारण, छोटे आकार के कारण विलयन के जो कण होते हैं गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है। ठीक है, जो भी प्रकाश उसमें जा रहा है तो उसको वो स्कैटर नहीं करते, फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। इसीलिए जो कोई सॉल्यूशन होता है उसमें पाथ ऑफ लाइट दिखाई नहीं देता। सिंपल सी बात है, सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन सिंपल येट इम्पोर्टेंट। ठीक, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलायक में से पृथक नहीं किया जा सकता। छानने की विधि, फिल्ट्रेशन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक, विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी है। और अगर हम विलयन को शांत छोड़ देते हैं तो भी हमें विलय के कण जो है वो नीचे अलग नहीं बैठते, घुले रहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, वो जो विलयन है वो कैसा, स्थायी है। तो एक बार आप इसे भी देख लीजिए, और नोट करना चाहे तो आप ये भी नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। ठीक, अब इसमें दो तरह के तीन तरह के सॉल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। एक हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक हमारे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक इम्पॉर्टेंट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, इसको एक ही एग्जांपल से हम तीनों समझ लेंगे अच्छे से। अब एक हमने क्या लिया, बीकर लिया, उसमें क्या लिया, इतना हमने जल ले लिया। ठीक, अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं तो ये घुल जाता है। ठीक है, 1 चम्मच नमक घुल गया। ठीक, अब ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है, अभी ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्यों है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि अभी तो सिर्फ 1 चम्मच नमक घुला है, अभी इसमें और नमक हम घोल सकते हैं। यानी कि जब किसी विलयन में हम और ज्यादा सॉल्यूट घोल सकते हैं तब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। अब ये कैसा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक, अब एक टाइम बाद जब हम इसमें नमक डालते हैं,
घोलते रहते हैं, घोलते रहते हैं, घोलते रहते हैं। अब जो है इसमें कोई और नमक नहीं घुल सकता। अब हम क्या देखेंगे कि अब अगर हमने 1 चम्मच और डाला तो नमक घुलेगा नहीं। तो अब ये कैसा सॉल्यूशन हो गया? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसा हो गया? यानी कि ये अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है। इसके बाद अब इसमें कोई भी सॉल्यूट और डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक, अब इसमें कोई और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। तो 2 पॉइंट तो हम समझ गए। अगर हमारा ये सॉल्वेंट है, सॉरी, अगर हमारा ये सॉल्यूशन है जिसमें हमने नमक डाला, अब हम और ज्यादा सॉल्यूट इसमें डाल सकते हैं और वो घुलेगा। तो अब ये सॉल्यूशन कैसा है हमारा? सैचुरेटेड। लेकिन जब हम इसमें कंटिन्यूअसली नमक डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, तो एक टाइम पर ये ऐसे पॉइंट में पहुंच जाएगा कि इसमें और ज्यादा नमक नहीं घुलेगा। तो तब ये कैसा सॉल्यूशन है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि इसके बाद अब हम इसमें और ज्यादा नमक नहीं घोल सकते या और ज्यादा सॉल्यूट नहीं डाल सकते। ठीक, अब अगर इस सॉल्यूशन को हम गर्म कर दें, तो गर्म करने से क्या होता है बच्चों? गर्म करने से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उनके बीच में स्पेस क्रिएट होता है। जैसे कि अभी हमने कहा कि 2 दोस्त अगर खड़े हैं तो तीसरा दोस्त आना चाह रहा है तो उसके लिए जगह नहीं है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ दी जाए, हिला दिया जाए दोनों को, तो क्या होगा? दोनों फिर भी थोड़ा थोड़ा अलग होंगे, थोड़ा बहुत स्पेस क्रिएट होगा जिसमें तीसरा दोस्त आ जाएगा। ठीक, जो कि हमने अभी पीछे एग्जाम्पल में भी देखा था। ठीक, तो यहाँ पर अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या हम कहें इसे हीट किया जाए, इसे बॉईल किया जाए, तो क्या होगा? तो हम इसमें और नमक डालना चाहें तो वो नमक क्या होगा? और ज्यादा क्या होगा? वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब हम इसे कूल करेंगे तो हमें कैसे दिखेंगे? इसमें क्रिस्टल्स दिखेंगे। तो इस तरह का सॉल्यूशन क्या होता है हमारा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, सिंपल सी बात थी, तीनों सॉल्यूशन हमने समझ लिए। रीड कर लेते हैं। अ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इन इट केपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इट इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिंपल। द अमाउंट, अगला हमारा अनसैचुरेटेड। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट contained in a solution is less than the saturation level. The solute है contained in a solution is less than the saturation level is called unsaturated solution. अगला हमारा super saturated solution is a solution that contains more than the maximum amount of solute that is capable of being dissolved at a given temperature. given temperature पे और ज्यादा हम उसमें dissolve कर सकते हैं और जब उसे कूल करते हैं बच्चों तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। जैसे हमने चीनी देखी होगी, है ना? अब हम किसी कंटेनर में चीनी को घोलते हैं, अभी वो क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक पॉइंट पे वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम उसे बॉईल करते हैं, फिर हम उसमें और चीनी घोलते हैं, तो तब कैसा होगा? ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम उसको कूल करेंगे बच्चों। जब वो चीनी और पानी का जो मिश्रण हम कूल करेंगे तो हम क्या देखेंगे? चीनी और पानी का जो मिश्रण, आपने देखा होगा चाशनी कैसे बनती है ना? चीनी और पानी का मिश्रण जब ठंडा हो जाता है तो वो कैसे क्रिस्टल क्रिस्टल हमें देखने को मिलते हैं उसमें। ठीक, तब वो सॉल्यूशन कैसा होगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिंपल। चलिए, तो ये आप पॉइंट तीनों नोट कर लीजिए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। जैसे सुपर सैचुरेटेड की इमेज आपको दिख रही होगी यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन क्या होती है? यानी किसी सॉल्यूशन में हम कितना सॉल्यूट डाल रहे हैं वो क्या हो जाती है? हमारी कंसंट्रेशन। सिंपल। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी कि जो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है उसमें क्या सॉल्यूट है, कितनी कंसंट्रेशन, उसी को तो हम क्या कह रहे हैं? कंसंट्रेशन कह रहे हैं। और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी कि गिवन मास पे और वॉल्यूम पे कितना सॉल्यूशन डिजॉल्व हुआ है, ठीक है, कितना सॉल्यूशन बना है, वही हमारी क्या है? कंसंट्रेशन होती है। ठीक, अब दूसरा चीज है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब कंसंट्रेशन तो हमें समझ आ गया कि सॉल्यूट कितना है सॉल्वेंट में, क्या होगा? सॉल्यूशन बनेगा, उसी को क्या कहेंगे हम? कंसंट्रेशन कहेंगे। कितनी कंसंट्रेशन है। ठीक, अब सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इज मेजर हाउ मच सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। यानी गिवन टेम्परेचर पे कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है
किसी सॉल्वेंट में, उसे कहेंगे सॉल्युबिलिटी। तो कंसंट्रेशन में और सॉल्युबिलिटी में क्या डिफरेंस है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो की कॉन्सेप्ट क्या है सॉल्युबिलिटी का, प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, क्या बताता है, सॉल्यूट के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी। ठीक, शुगर डिसॉल्व इन वाटर, जैसे शुगर जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाती है तो वो हो गया हमारा सॉल्युबल। ठीक, वाइल ऑयल डजंट डिसॉल्व, तो ऑयल डिसॉल्व नहीं होगा, वो क्या हो गया हमारा इनसॉल्युबल। सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता। अब बच्चों अगर हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि तापमान का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, जो हमने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में देखा कि अगर कोई सॉल्यूशन है वो अपने सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गया है, ठीक, यानी कि उसमें अब और सॉल्यूशन घुल नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम उसका अगर टेम्परेचर बढ़ा दें या उसको हीट करें, बॉईल करें, तो वहां पर जो है और हम क्या कर सकते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ये हमारा है मेन पॉइंट यहाँ पे। ठीक, चलिए तो आगे बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं हमारे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसमें कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स भी हैं जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आपको करने हैं, तो वो बच्चों पढ़ेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और अब तक के लिए क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।